आईसी इंजन के शॉर्ट नोट्स के साथ हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे फार्मूला हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आईसी इंजन में एक टर्म जैसे मैंने लिखा है आर, आर का मतलब हो गया कंप्रेशन रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 + VS/VC है बेसिकली। वीएस मतलब हो गया आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो पिस्टन का आपका टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर, और ये तुम्हारा बॉटम डेड सेंटर है, ठीक है। तो पिस्टन जो मूव करेगा वो इस तरह से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये जो रीजन है दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, और ऊपर का जो थोड़ा सा जो स्पेस बचा हुआ है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो VC + VS यानी कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। वो हो जाएगा आपका क्लियरेंस रेशियो। दूसरा है यहाँ से हम वीएस निकाल लेंगे, वॉल्यूम स्वेप्ट क्या हो जाएगा, वीसी टाइम अगर करना चाहेंगे अगर तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में R-1 हो जाएगा। तो वी स्वेप्ट इक्वल टू वीसी टाइम R-1, या फिर जनरली जो यूज होगा फॉर्मूला वो हमारा ये वाला फॉर्मूला मोस्टली कभी कभी यूज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू जो गिवन वॉल्यूम होगा इनलेट पर, दैट टाइम्स 1 - 1/R, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फंडामेंटल फॉर्मूला में ये याद रखना है। मीन इंडिकेटेड प्रेशर जो होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है हमेशा एरिया ऑफ द लूप डिवाइडेड बाई लेंथ होता है, ठीक है। इसका एरिया डिवाइडेड बाई इसका लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है, ठीक है। और मीन इफेक्टिव प्रेशर का दूसरा जो फॉर्मूला है, हमें अगर P3 - P2 निकल गया, जिसको मैंने डेल्टा पी का सिंबल दिया है, P3 - P2 वो लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इस वाले फॉर्मूला से ज़्यादा आसानी से याद रहेगा हमें कि ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है, जो ये बेसिकली हमने ऑटो साइकिल बना रखा है। ये 1 पॉइंट है, 1 से 2 कंप्रेशन हुआ, फिर 2 से 3 ये पी है, और ये हमारा भी है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हेयर। और यहाँ पर हीट रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन था, और यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर पी मीन डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब P3 - P2। तो पी का टर्म ने एक जगह लिखा है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेल्टा पी विच इज P3 - P2 इंटू R-1 इंटू Γ-1। तो R-1 क्या है और Γ-1 क्या है, तो R-1 R फॉर दिस कंप्रेशन रेशियो, और गामा मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। तो ये याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आता है गेट वेट के लिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - 1/R⁻, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल है, आपको याद ही होगा। दूसरा देखते हैं, पावर इक्वल टू P-M-L-A-N-K/60। अब इंडिकेटेड के लिए क्या हो जाएगा, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर में आई लगा देंगे, यानी कि इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर LANK/60 हो गया। ब्रेक के लिए PMB लगा देंगे, मतलब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। यहाँ पर एन क्या है, स्मॉल एन जो हमने लिखा है, ये एन क्या है, एन इज बेसिकली ये आरपीएम होगा 2 स्ट्रोक के लिए, 4 स्ट्रोक के लिए N/2 होगा, 2N होगा डबल एक्टिंग के लिए, ठीक है। और ओमेगा जो होता है 2πN/60 होता है, और वेलोसिटी ऑफ पिस्टन जो होता है 2L × N मीटर पर मिनट होगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, 2LN मीटर पर मिनट में होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एन है ना, एन क्या होता है, रेगुलेशन पर मिनट होता है, इसी के लिए जो वेलोसिटी आएगा ऐसा यूनिट में। अगर आपको एसआई में याद रखना है तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन बराबर, आप ये याद कर लो कि 2LN डिवाइडेड बाई 60 करके याद कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी इन द मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज मीटर पर मिनट, ठीक है। अब ऑटो साइकिल में मैक्सिमम मैक्सिमम वर्क कंडीशन की बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क कंडीशन के लिए आर जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो आर मैक्सिमम होगा दैट विल बी टी हायर टेम्परेचर बाई टी लोअर टेम्परेचर की पावर 1/2 Γ-1, ओके, 1/2 Γ-1। और दूसरा हो गया कि T2 इक्वल टू T4 अंडर रूट T1 इंटू T3। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो T2 और T4 जो होगा बराबर होगा, ठीक है। दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ T3 इंटू T1 का अंडर रूट, जो हमने यहाँ पर लिखा है। और मैक्सिमम वर्क विल बी CV टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम का अंडर रूट यहाँ पर भी है, और होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना है मैक्सिमम वर्क इक्वल टू CV ब्रैकेट में T3 ब्रैकेट के सॉरी रूट माइनस रूट T1 का होल स्क्वायर। और आर मैक्सिमम जो है, आर मैक्सिमम क्या है, आर मैक्सिमम जो है यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो है, वो क्या आएगा, TH/TL के पावर 1/2 Γ-1 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्क कंडीशन के लिए ये वाला इक्वेशन यूज होगा।
अब देखो सीपी सीबी बढ़े या घटे, सीपी माइनस सीबी वन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आर के बराबर रहेगा। गामा चेंज होगा, गामा चेंज होगा, गामा वन जैसे कि सीपी बाई सीबी वन, सीपी और सीबी बढ़ेगा तो गामा गामा सब चेंज होगा, लेकिन डिफरेंस जो है सब में आर रहेगा। एफिशिएंसी की बात करें ऑटो के लिए वन माइनस वन बाई आर, आर इज द कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, डीजल के लिए ये टर्म लिखना है बिल्कुल, वन बाई वन माइनस वन बाई आर गामा माइनस वन इंटू रो के पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा टाइम रो माइनस वन हो गया। ठीक है, और डुअल के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा डीजल पहले लिख लेंगे हम, उसमें क्या करेंगे ऊपर अल्फा से गुना करेंगे, इस वाले टर्म के साथ अल्फा से गुना करेंगे, चूंकि अल्फा से यहाँ गुना किया है, जो नीचे हमने पहले लिखा था उसमें भी अल्फा से गुना करेंगे, और प्लस अल्फा में से एक घटा के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द डुअल साइकिल एफिशिएंसी। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल साइकिल एफिशिएंसी के लिए। तो डीजल साइकिल एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एडिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है कि बढ़ेगा तो घटेगा, इस तरह से है कि भाई वर्क डन बढ़ रहा है, हीट एडिशन बढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरह से अगर हमने वर्क डन को बढ़ाया तो ये न्यूमेरिकल के लिए काम का नहीं है, इसको हटा दो। बाकी ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप दिमाग में रख लीजिए कि भाई पेट्रोल पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो 6 से 10 होगा, और डुअल के लिए 12 से लेकर 16, और डीजल के लिए 16 से लेकर 20। ठीक है, तो पेट्रोल के लिए 6 से 10 और डीजल के लिए 16 से लेकर 20, और बीच में 12 से 16 जो है डुअल के लिए होगा, ये आपको याद रखना है। गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन दोनों एक ही होगा, एग्जाम में कई बार गैसोलीन इंजन लिखा होता है। बाकी ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस सब आगे बढ़ो। यहाँ पर देखते हैं ब्रेक ड्रम फोर्स। तो ब्रेक ड्रम फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे कि एक व्हील दिया हुआ है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क ड्रम का क्या हो जाएगा, फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगेगा और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इंटू पाई इंटू डी। ठीक है, पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट इज फाउंड बाय द डायनामोमीटर, शाफ्ट पे जो पावर आएगा डायनामोमीटर अपन निकाल के देगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा आपका ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय द इंडिकेटेड पावर। ठीक है, ब्रेक पावर के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या ले सकते हैं, पावर इक्वल टू हम लोग प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अगर मैं लिखूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, पीबी पीडीवी। पीडीवी क्या होता है, वर्क होता है ना, तो पी इंटू वी तो क्या हो गया, वर्क हो गया सिंपली। अगर इसी में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पर सेकेंड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क पर सेकेंड यानी कि पावर हो गया। तो यही है ब्रेक पावर की अगर हम बात करें तो पी यानी कि प्रेशर ब्रेक वाला, ठीक है, इंटू ये आपका क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है, रेट में अगर हम लेंगे पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर ही पर यूनिट टाइम है, अगर टाइम नहीं भी दिया रहेगा तो कट जाएगा टाइम। ठीक है, तो पी ब्रेक इंटू वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर के लिए इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर यूज करेंगे, तो भी स्वेप्ट दोनों के लिए सेम होगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी विच इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर इज ऑल्सो इक्वल टू द ब्रेक इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, अब ये जो बराबर होगा, अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, इंडिकेटेड नीचे पे था तो ऊपर कर देंगे ISFC, और ब्रेक नीचे है तो नीचे कर देंगे BSFC। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका हो गया ISFC, और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन BSFC, और ये क्या है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है। ठीक है, आइए पी यहाँ पर हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर को लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक प्रेशर बटा इंडिकेटेड प्रेशर इक्वल टू ISFC बाई BSFC, दैट्स इट। अब ब्रेक पावर इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60 होता है। ठीक है, इक्वल टू टी इंटू टॉर्क इंटू ओमेगा है। अब फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी होता है। ठीक है, और FRB ओमेगा की जगह पर 2 पाई N/60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब टॉर्क जो है बेसिकली फोर्स इंटू आरबी है। अब आओ यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम, एक साइकिल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम पर सेकंड आ जाएगा, मतलब जो भी वॉल्यूम एक साइकिल का दिया होगा इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो हमारा वॉल्यूम पर साइकिल का आ जाएगा। ठीक है, एन इक्वल टू, ये एन यहाँ पे क्या रखना है, तो 2 स्ट्रोक के लिए हमेशा आरपीएम जो दिया रहेगा वो रहेगा, 4 स्ट्रोक के लिए आरपीएम बाई 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम पे एयर टेकन पर सेकंड कितना होगा,
तो स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू जो भी आपका रेवोल्यूशन पर मिनट है डिवाइड बाई 60। एन मतलब इस तरह से हमें लेना है, टू स्ट्रोक के लिए एन लेंगे और फोर स्ट्रोक के लिए एन बाई टू लेंगे, ठीक है। स्विफ्ट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल हो गया, ठीक है। बेसिकली पाई बाई फोर डी स्क्वायर क्या है, एरिया है इंटू एल है, ठीक है। अब देखो इंडिकेटेड वर्क डन इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड का क्या देगा, तो वॉल्यूम पर साइकिल इंटू एन बाई 60। देखो बी एस एफ सी और क्या क्या होता है, बी एस एफ सी हो गया ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ द फ्यूल रिक्वायर्ड प्रति घंटा, ठीक है। मास ऑफ द फ्यूल पर आवर डिवाइडेड बाई द ब्रेक पावर इन द किलोवाट। तो बी एस एफ सी का हम क्या करेंगे कि पर आवर कितना मास फ्लो चाहिए डिवाइडेड बाई ब्रेक पावर क्या है किलोवाट में, ठीक है। अब देखो ये हावर को हमने चेंज किया है पर सेकेंड में, तो क्या हो गया 3600 मास ऑफ द फ्यूल। तो बी एस एफ सी जो है पर आवर का डिफाइंड होता है, ये आपको याद आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 3600 लिख करके मास ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक पावर किलोवाट में है, ठीक है। सिमिलरली हम आई एस एफ सी का भी निकाल सकते हैं कि मास ऑफ द फ्यूल पर आवर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर। और मास ऑफ द फ्यूल पर आवर न लिख करके अगर मास ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड लिखना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3600 आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल वॉल्यूम जो आपका सिलेंडर में जा रहा है डिवाइडेड बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, इंडिकेटेड, ये और ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, इसका हम आगे देखते हैं। देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि इंडिकेटेड एफिशिएंसी जो होगा, इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल एनर्जी बाय द फ्यूल, दैट इज मास ऑफ द फ्यूल इनटू सीवी, ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने पढ़ा था, मैकेनिकल एफिशिएंसी पढ़ा था क्या, तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर पढ़ा था। चलिए आगे दिखा, यहाँ दिखाता हूँ। देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए हमने पढ़ा था ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए। लेकिन अगर इंडिकेटेड एफिशिएंसी बोले तो इंडिकेटेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्यूल इनटू द सीवी, ओके। अब इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेटेड वाला इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम पर सेकेंड, और ये मास ऑफ द फ्यूल है और ये हमारा सीवी है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। अब स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो तो हमने आपको अभी बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम जो एग्जाम में लिया रहेगा डिवाइडेड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी एक्चुअल डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वही लिखा है हमने, वी एक्चुअल डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बाकी ये मास ऑफ द फ्यूल इनटू सीवी है ही, ठीक है। पावर को हमने ऐसे लिखा है, कोई एतराज तो नहीं है, क्योंकि पावर इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू वी स्वेप्ट यूज करना होता है। अगर इंडिकेटेड पावर बोल के दिया तो इंडिकेटेड वाला प्रेशर इंटू वी स्वेप्ट, और ब्रेक पावर वाला दिया तो ब्रेक पावर इंटू वी स्वेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देखो मास ऑफ द फ्यूल हमें चाहिए, कभी कभी क्या होगा कि आपका एयर फ्यूल रेशियो दे दिया रहेगा, एयर फ्यूल रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। मास ऑफ द एयर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द फ्यूल दिया रहेगा, तो वो एयर फ्यूल रेशियो यूज करके आप मास ऑफ द फ्यूल निकालिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है और मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इस तरह से काम करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। अब देखो ये पॉइंट वन है, मास ऑफ द एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द एयर विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द एयर। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो वही है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू वी एक्चुअल बटा वी स्वेप्ट होता है, ये आपको पहले मैंने बता रखा है। टेस्टिंग आईसी इंजन में दो तरह के टेस्ट, एक मोस्ट टेस्ट होता है और एक विलियम टेस्ट होता है। तो मोस्ट टेस्ट जो है ये बेसिकली सीआई और एसआई इंजन के लिए यूज करते हैं, और जो विलियम टेस्ट है वो ओनली सीआई के लिए होता है। मोस्ट की टेस्ट में क्या होता है कि वही आपका इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए होता है बेसिकली। सेकेंड चॉइस इससे आप मैकेनिकल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन दो दिया हो कि इंडिकेटेड पावर के लिए होता है कि मैकेनिकल के होता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है, तो बोलना कि इंडिकेटेड पावर के लिए होता है। इसमें क्या होगा कि चार इंजन होगा आपका, ठीक है। चार इंजन को हमने चारों के चारों को पहले एक बार चलाएंगे, तो उस केस में हमें चारों जब चल रहा होगा उसका हमें आईपी निकल के आएगा, इंडिकेटेड पावर। और चारों का ब्रेक पावर, मतलब इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन, तो वही है, चार जब चल रहा था वो फ्रिक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, चार इंजन था, चार चल रहा था, अब क्या करेंगे, एक बार में पहले एक इंजन बंद करेंगे फिर तीन चलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा वाला बंद करेंगे, बाकी के तीन चलाएंगे, फिर तीसरा बंद करेंगे, बाकी के तीन चलाएंगे, फिर चौथा बंद करेंगे, बाकी के तीन चलाएंगे। तो हमने चार बार करके ऐसे चलाना है, और चारों का एवरेज ब्रेक
पावर कितना आ रहा है, उसका फ्रिक्शन कितना हुआ, और इंडिकेटेड पावर हमें जो इसके से मिलेगा डेट विल बी 3 IP। ठीक है। अब 4 IP में से 3 IP घटाएंगे 1 IP, और पहले जो चारों चल रहा था उस समय कितना ब्रेक पावर था, और जब एक बंद करके चलाए हैं 4 बार उसका एवरेज क्या निकल के आ रहा है उसको घटा देंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इंडिकेटेड पावर ऑफ वन इंजन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये घटा करके हमारे पास, सिंस यहाँ पर 4 इंजन था इसीलिए हमें यहाँ से 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देगा वो एक इंजन का देगा। तो 4 इंजन का निकल के आ गया 4 BP माइनस 3 BP निकल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो एफिशिएंसी निकल के आएगा डेट विल बी ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर क्या है, ब्रेक पावर जो हमारा चारों इंजन जब चलेगा तो ये कितना था 4 BP था। ठीक है। और आईपी कितना होगा, जब चारों चलेगा तो 4 IP होगा, 4 IP होगा तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी जो आया था उसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो वही इंजन का जो हो गया 4 टाइम 4 BP माइनस 3 BP कर देंगे। ठीक है। विलियमसन देखो, विलियम लाइन पे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम मोटरिंग टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मोटरिंग टेस्ट फ्रिक्शनल पावर मेजर करने के लिए होता है। जब ये मोड्स टेस्ट चल रहा था उस समय हम क्या करेंगे, कितना आरपीएम पे उसका रोटर घूम रहा है वो हम नोट कर लेंगे, आरपीएम कितना इसका है, शाफ्ट का स्पीड नोट कर लेंगे। अभी शाफ्ट के स्पीड को हमें जीरो करना है। जीरो कैसे करना है, तो एक हमें इसको ब्रिंग, हमें वी हैव टू ब्रिंग मोटर, इसको हमें जीरो करते हैं किसी तरह। ठीक है। इसके बाद अब दोबारा से हमें स्टार्ट करना है, इसी वाले स्पीड तक लेकर के जाना है। तो एक्चुअल पावर गिवन बाय मोटर टू द शाफ्ट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन पावर। ठीक है। तो वो क्या होगा उसका फॉर्मूला, तो पावर ऑफ द मोटर इनटू द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। ठीक है। दैट विल बी द फ्रिक्शनल पावर, कि भाई एफिशिएंसी कितना है और पावर ऑफ मोटर कितना है। विलियम लाइन जो है बेसिकली मास ऑफ द फ्यूल और ब्रेक हॉर्स पावर के बीच का कर्व है। देखो, ये हमारा ब्रेक हॉर्स पावर है, और जीरो ब्रेक हॉर्स पावर मतलब कि मास ऑफ द फ्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पर जीरो ब्रेक पावर मिल रहा है, लेकिन मास ऑफ द फ्यूल मतलब कुछ मास ऑफ द फ्यूल आपको कंज्यूम होगा और उसमें आपको पावर जीरो डेवलप होगा। ओके। इसके बाद ही आपका फिर क्या होगा कि पावर डेवलप होना शुरू होगा। ये जो चीज़ है दैट इज द फ्रिक्शन, इतना फ्रिक्शन पावर खत्म हो गया आपका। तो मास ऑफ द फ्यूल विल बी ए प्लस बी टाइम बीपी। ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि भाई फ्रिक्शनल पावर निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जब फ्रिक्शनल पावर कैसे निकलेगा, तो ऐड द फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीपी को जीरो पुट करेंगे। बीपी को जब जीरो पुट किया तो उस समय कितना मास फ्लो रेट था, ठीक है, वो दे देगा। या फिर अगर मास फ्लो रेट दिया हुआ है और इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीपी निकाल लेंगे, वो हमारा फ्रिक्शनल पावर निकल के आ जाएगा। ठीक है। किस केस में, जब मास फ्लो रेट हम ये वाला पुट करेंगे। थोड़ा सा इसके बाद ये कर्व चला जाता है, यानी कि हाई स्पीड इंजन के लिए होता है वो। ओके। सुपर चार्जिंग जनरली नहीं करते हैं। सुपर चार्जिंग डेंसिटी ऑफ एयर को बढ़ाने के लिए सिलेंडर में हम करते हैं। सुपर चार्जिंग कहते ही दिमाग में आना चाहिए कि प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर जो है 1.5 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो भाई आपका लीकेज हो सकता है इंजन में ज़्यादा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो नॉकिंग होगा। इसीलिए अब हमें मालूम चला कि भाई नॉकिंग नॉकिंग होता है सुपर चार्जिंग से। इसीलिए मैं कह रहा था भाई कि इंटरकूलर लगाओ, मतलब कि सुपर चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, नॉकिंग होगा। नॉकिंग से बेटर है कि इंटरकूलर वगैरह लगा दें हम। ठीक है। अब देखो, वर्क डन जो होगा सुपर चार्जिंग में बढ़ जाता है, पावर जो होगा बढ़ जाएगा, वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, फ्यूल सेविंग बढ़ जाएगा। ठीक है। ISFC क्या होता है, मास ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय द पावर। पावर मास ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, पावर होता है। ISFC अभी पढ़ाया था हमने आपको, ऊपर देखिए दिखाते हैं आपको। ISFC ISFC क्या था, ये था मास ऑफ द फ्यूल प्रति घंटा डिवाइडेड बाय द इंडिकेटेड पावर। आई मतलब इंडिकेटर हो गया और बी मतलब ब्रेक हो गया। ठीक है। तो दोबारा से आते हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारा ISFC घट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, पी फॉर इंडिकेटेड पावर है। ठीक है। पावर पावर बढ़ेगा तो ये क्या ISFC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि भाई सुपर सुपर चार्जिंग से CI इंजन में क्या होता है, मास फ्लो रेट कम जाता है, और SI इंजन में मास फ्लो रेट बढ़ जाता है। दैट्स इट। सुपर चार्जिंग की अगर बात करें बाई ड्रॉइंग द पावर, देखो सुपर चार्जिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होगा कि जो पावर डेवलप हो रहा है इंजन का उसमें से कुछ पावर ले करके हम एक सुपर चार्जर जो कि बेसिकली रोटरी कंप्रेसर होता है उसको चलाए। दूसरा होता है कि नहीं, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा वेलोसिटी है, एनर्जी है, तो उसको हम एक अलग टरबाइन में यूज कर ले, जिसको बोलेंगे टर्बो चार्जर। ठीक है।
अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नेचुरली एस्पिरेटेड वाले में क्या होगा, 100% से लेस होगा, और जब भी हम सुपर चार्जिंग करेंगे तो उसको ज़्यादा परसेंट हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू वी एयर बाई वी स्वेप्ट। इसको तो सुपर चार्जर के मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, सुपर चार्जिंग करके वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हमें वर्क डन, पावर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सब बढ़ जा रहा है। ठीक है, दैट्स इट। आइए यहाँ पर बात करते हैं कि भाई फॉर द सेम पावर साइज इन डिग्रीजेज ऑफ इंजन, इन सुपर चार्जिंग करेंगे तो हमें पावर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए साइज का इंजन जो है हमें इंजन का साइज जो है कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी है, ब्रेक हॉर्स पावर है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक हॉर्स पावर बढ़ेगा तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसके बाद फिर कम होना शुरू होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, मतलब कि ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, दैट्स इट। ब्रेक हॉर्स पावर और मास ऑफ द फ्यूल की बात करें तो पहले क्या होगा कि बढ़ेगा फिर घटेगा ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन पहले दोनों साथ साथ बर्न होता है, इसके बाद ओनली कार्बन बर्न होना रह जाता है। ठीक है, ये सब जो है, ये सब जो चीज़ है, ये सब थ्योरी के लिए है, इसको न्यूमेरिकल के लिए आप इसको भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सुपर चार्जिंग, ये हटाओ, सुपर चार्जिंग बहुत कर लिया हमने। अब इक्विवेलेंस रेशियो की बात करते हैं। इक्विवेलेंस रेशियो क्या है? तो इक्विवेलेंस रेशियो आपको याद रहे कि ये जो है फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल क्या है, और स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन पे क्या है फ्यूल एयर रेशियो। फ्यूल एयर रेशियो का मतलब पहले मास ऑफ द फ्यूल तब डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एयर। ठीक है, इसको बोलते हैं FAR। तो इक्विवेलेंस रेशियो में देखो एक होता है एयर फ्यूल रेशियो, AFR। तो एग्जाम में क्वेश्चन में लेंदी लेंदी क्वेश्चन में AFR लिखा होगा, एयर फ्यूल रेशियो, ध्यान रहे। इक्विवेलेंस रेशियो में FAR होता है, फ्यूल एयर रेशियो होता है। तो हमें मास ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एयर के टर्म में ही काम करना है। AFR जो हो गया एयर फ्यूल रेशियो, दैट विल बी मास ऑफ द एयर बाय मास ऑफ द फ्यूल। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन क्या करता है कि ये जो चीज़ है मास ऑफ द फ्यूल बाय मास ऑफ द एयर, जिसको FAR बोल रहे हैं, ये चीज़ एक्चुअली में क्या है, और स्टोइकियोमेट्रिक मतलब कि जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा उस केस में क्या आ रहा है। दोनों का रेशियो को बोलते हैं फाई। ठीक है, अब यानी कि मास ऑफ द एयर, ये क्या होगा कि एक्चुअल बटा आइडियल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर फाई हमारा लेस देन 1 है तो उसको बोलेंगे, उसमें क्या होगा, अगर इक्विवेलेंस रेशियो लेस देन 1 है तो हमें कम काम मिलेगा, अगर मोर देन 1 है जैसे कि 1.2 है तो बहुत अच्छा मोर वर्क मिलेगा, एंड चांस ऑफ नॉकिंग भी ज़्यादा होगा। वही फिर 1.4 से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूल ज़्यादा रहेगा बट ऑक्सीजन आपका कम पड़ जाएगा, इसी के लिए इनकम्प्लीट कंबशन होगा। उसका इफेक्ट इज सेम एज द फाइव लेस देन 1। तो फाइव लेस देन 1 में जो इफेक्ट आएगा वही इफेक्ट रहेगा। अनबर्न्ड फ्यूल जो है हमारा इस केस में बच जाता है। एसआई इंजन कंबसन की बात करते हैं। एसआई इंजन कंबसन में क्या होता है कि नॉकिंग कैसे होती है, तो इसमें क्या है कि देखो फ्लेम फ्रंट चल रहा था, मतलब फ्लेम फ्रंट आराम से जा रहा था, मतलब इग्निशन हो चुका है, भविष्य में नॉकिंग हो सकता है। बेसिकली फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ रहा है और साथ साथ इसका जो एंड चार्ज है वो हीट हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लेम फ्रंट यहाँ से यहाँ पूरा जलने से पहले ही अगर ज़्यादा हीट हो गया तो ये सेल्फ इग्नाइट करके बर्न कर जाएगा, और इधर से दूसरा सेल्फ ये फ्लेम फ्रंट चलना शुरू करेगा, और बीच में दोनों क्या टकराएगा और बूम बूम हो जाएगा, यानी कि डिटोनेशन हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा, पिंगिंग हो जाएगा। पिंगिंग टर्म का मतलब होता है मेटालिक साउंड जो पिस्टन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंबसन हो गया। एसआई इंजन में कैसे नॉकिंग होता है, दैट्स इट। मतलब कि इधर से फ्लेम फ्रंट जा रहा था, इधर से भी टकरा गया, दो हो गया हमारा। ठीक है, ये आफ्टर कंबसन, मतलब जब कंबसन प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके बाद ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेज है कि भाई प्रेशर और थीटा का जो डायग्राम बनता है, क्रैंक का डायग्राम, वो ये है कि पहले स्टेज में ऐसे बर्निंग होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, ये नॉन ये एक्चुअल डायग्राम है कि भाई कैसे कैसे आपका बढ़ेगा फिर कम होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है कि भाई कितना डिग्री पहले स्पार्क बिगिन होता है। तो ये टॉप डेड सेंटर से लगभग 20 डिग्री पहले स्पार्क को बिगिन करते हैं, और जब 8 डिग्री पहले होता है टॉप डेड सेंटर से तो उसमें 8 डिग्री पहले इग्निशन बिगिन कर जाता है। यहाँ पे स्पार्क बिगिन किया था, यहाँ पे इग्निशन यानी कि जलना शुरू हुआ, और TDC के 12 डिग्री के बाद तक, इस 12 डिग्री बाद पहुँचने के बाद हम स्पार्किंग देना बंद कर देते हैं, और उसका इग्निशन लेकिन 28 डिग्री बाद तक, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो TD से 40 डिग्री बाद तक हमारा इग्निशन तब जाए खत्म होगा। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिटोनेशन इन द सीआई इंजन। भाई सीआई इंजन में नॉकिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है, तो पहले कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो नॉकिंग बढ़ जाएगा, दैट्स इट। दूसरा क्या है, एडवांसिंग द स्पार्क, मतलब पहले स्पार्क हम करना चाह रहे हैं तो पहले बेकार में पहले ही स्पार्क करा करके एंड चार्ज को हम सफिशिएंटली गर्म कर देंगे, तो फिर नॉकिंग जल्दी हो जाएगा, इसीलिए एडवांसिंग ऑफ स्पार्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा नॉकिंग बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है कि लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। भाई
लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग की अगर बात करें, आते हुए हवा को गर्म मत करो, करना है तो जाते हुए को करो। ठीक है, मतलब जो इनकमिंग एयर है उसको हम इनकमिंग एयर को हम गर्म करके भेजेंगे, यानी कि स्पार्क प्लग इनकमिंग एयर वॉल्व के साथ पास में रख देंगे, तो इनकमिंग एयर बहुत गर्म होगा और इसके कारण क्या होगा, नॉकिंग हो सकता है। ठीक है, इसी के लिए स्पार्क प्लग एट द सेंटर लाइन हम बीच में रखते हैं ताकि इक्वली हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हाँ, स्पार्क प्लग जो है कहाँ कहाँ रखना है, नियर दी एग्जॉस्ट वाल्व रखना है। ठीक है, जाते हुए हवा गर्म करना है, इसलिए कहाँ रखना है, नियर रखना है। लेकिन कुछ अब नया सा टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसमें क्या करते हैं, इसको जिसको पल्सर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली बीच में होता है। अब इंजन लोड की बात करें, इंजन लोड का मतलब क्या हुआ, देखो मतलब कि गाड़ी पे लोड रख दिया, जैसे कि मान लो कुछ हमने वेट रख दिया उस पर। ठीक है, तो गवर्नर बोलेगा यार मेरा मेरा फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा, मैं फ्यूल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यही है कि भाई लोड बढ़ा तो हम अपना फ्यूल बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ही फ्यूल बढ़ा मतलब ज़्यादा हीट, मतलब ज़्यादा नॉकिंग का चांसेस है। तो ठीक है, तो इंजन पे लोड पड़ेगा तो गवर्नर बोलेगा मुझे फ्यूल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो ज़्यादा हीट होगा, तो ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा चांस है कि एनचार्ज हिट हो जाए और स्पार्किंग बिगिन कर दे। सिमिलरली हाई इंजन स्पीड की अगर हम बात करें, हाई इंजन स्पीड, यहाँ लोड की बात नहीं चल रहा है, गवर्नर यहाँ पर चुपचाप है, मतलब गवर्नर पिक्चर में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन सिलेंडर में क्या है कि हाई स्पीड के कारण टर्बुलेंसी मचा हुआ है, मतलब फ्लेम जो फ्रंट है वो सारा एक डायरेक्शन में जल्दी जल्दी जा रहा है। ठीक है, जो फ्लेम फ्रंट जा रहा था ऐसे ऐसे करके वो वेरी फास्टली जा रहा है, मतलब इन चार्ज को कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई कब जल के खत्म भी हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, मतलब कि हाई स्पीड करेंगे तो नॉकिंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कन्वर्टर की बात करते हैं तो थ्री वे कन्वर्टर में पैलिडियम का यूज होता है, प्लाटिनम का और ओइडियम का। तो पैलिडियम क्या है, पैलिडियम का काम होता है, पैलिडियम और प्लाटिनम दोनों जो पी वाला टर्म है इसका काम होता है ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, और जो रोहिडियम काम है आर फोर रिडक्शन करने का काम होता है। तो पैलिडियम क्या करता है कि पैलिडियम वाले में, पैलिडियम का अगर हम बात करें डैट, ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा। और प्लाटिनम की बात करें, ये बहुत महंगा होता है, तो ये क्या करता है कि एच सी का मतलब क्या हुआ आपका, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके वाटर प्लस CO2 बना देगा ये। ओके, तो हमने यहाँ देख लिया यहाँ पर कि पैलिडियम जो है CO को CO2 में लेकर के जा रहा है, और प्लाटिनम जो है HC को H2O प्लस CO2 में लेकर के चला गया। और ओइडियम की अगर हम बात करें तो रिडक्शन करेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड को N2 प्लस O2 में रिड्यूस करेगा। ठीक है, पॉज करके देख लो भाई कौन किसको क्या कर रहा है। अनलीडेड पेट्रोल की अगर हम बात करें तो देखो TEL मतलब टेट्रा इथाइल या फिर मिथाइल लीड, जो नॉकिंग को कम करने के लिए यूज कर रहे थे, उसमें लीड निकल रहा था ड्यूरिंग द कंप्रेशन। और ये जब एग्जॉस्ट में कैटालाइटिक कन्वर्टर के थ्रू जाता था तो कन्वर्टर को भी करोड करता था, इसीलिए हमें लीड को हटाना पड़ेगा और लीड के जगह पर इथाइलिन डाइब्रोमाइड लाना पड़ेगा, जिसको हम अनलीडेड पेट्रोल बोलते हैं। मतलब वैसे तो TEL जो है बहुत अच्छा है, नॉकिंग कम करता है, लेकिन जो इसमें लीड है वो हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर को करोड करता है। इसी के लिए तेल को भी यूज करना बंद करो, हमें क्या करना पड़ेगा, अनलेडेड पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। कैटालाइटिक कन्वर्टर मैंने आपको बता रखा है, पैलेडियम प्लाटिनम रोडियम। इसको पहले, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सजाना हो तो सबसे पहले रोडियम रखेंगे। रोडियम रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, यहाँ एक रिएक्शन लिखा हुआ था, देखो ये रिडक्शन जब होगा नॉक्स का तो ऑक्सीजन मिलेगा ना, और इसका काम क्या, ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो ये यहाँ से निकल रहा था, यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो पहले रोडियम से रिडक्शन कराएंगे, इसके बाद में ऑक्सीडेशन कराएंगे, दैट्स इट। केटालाइटिक कन्वर्टर बोलते ही दिमाग में घुसना चाहिए कि पैलिडम प्लैटिनम एंड रोडियम थ्री वे दिमाग में घुसे। ठीक है, टू वे वाला सिर्फ थर्मल कन्वर्टर होता है, ये डील्स ओनली विद एच सी एंड सी ओ, नॉट, वहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा। टू वे वाले में सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा। स्पार्क एंड एडवांसमेंट, गाड़ी का स्पीड बढ़ाओगे तो गिवन टाइम में 1 मिली सेकेंड में ज़्यादा बार रिवोल्यूशन होगा, मतलब स्पार्किंग टाइम कम जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा तो क्या होगा कि आपका जो रिवोल्यूशन होगा 1 सेकेंड में जल्दी से हो जा रहा है, तो स्पार्किंग टाइम जो है वो आपका कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो स्पार्किंग टाइम कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो एंगल होता है ना कि भाई टॉप डेड सेंटर से मान लेते हैं कि 18 डिग्री पहले हम स्पार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर साइकिल का टाइम कम होगा, मतलब कि स्पीड कम रहेगा, तो वो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा देर तक स्पार्क करेगा। अगर फास्ट हुआ तो हमें क्या होगा, स्पार्क टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो स्पार्क एडवांस करना पड़ता है। कितना करना पड़ेगा,
तो थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा बीटा क्या है, ठीक है। तो आप सिंपली ये याद रखो कि अगर हमारा स्पीड का डिफरेंस जो है एन है, ठीक है, तो हमें हमें क्या करना, आरपीएम अगर एन चेंज हुआ है तो हमें ये लिखना है कि एन टू माइनस एन वन इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, यानी कि डेल्टा आरपीएम का अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इंटू सिक्स डिवाइड बाई 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या तुम सिंपली याद रखो 2 पाई n/60 रेडियन पर सेकेंड है, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। नॉर्मली बेसिकली फॉर्मूला यही है ओमेगा का, उससे तुम निकाल सकते हो। अब देखो ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि वॉल्व वगैरह यूज होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि इसके पास कोई वॉल्व नहीं है, पोर्ट नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसका कम होता है। 2 स्ट्रोक जो है अब दुनिया से खत्म हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। इसका देखो ये साइज बहुत बड़ा है, साइज बढ़ा दिया है तो 2 स्ट्रोक में मतलब कि वर्क डन कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस होगा, एरिया बड़ा है तो लॉस होगा, इसलिए वर्क डन इसका कम होगा। वर्क डन कम क्यों होगा, तो भाई 2 स्ट्रोक में लिव ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल जो है फ्यूल के साथ मिक्स होकर के कंबशन में जाएगा और कुछ जल जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वर्क कम हो जाएगा। तो मतलब इसमें स्कैवेंजिंग होता है, ठीक है। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होगा कि जो एग्जॉस्ट गैस होगा वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब तो क्या होगा कि उसके साथ साथ कुछ नया गैस भी चला जाएगा, मतलब स्कैवेंजिंग के नाम पर फ्यूल फेंकता है, कम माइलेज आएगा, वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कम लिखा है। अब देखो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बात करते हैं। कार्बोरेटर, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, यानी कि कार्बोरेटर होता है, और डीजल इंजन में क्या होता है, नोजल होता है। अब देखो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एयर फ्यूल रेशियो जो है क्रूजिंग स्पीड पे 16 के बराबर होता है। डीजल इंजन के में कितना होता है, 25 से लेकर 35 तक होता है। क्या, एयर फ्यूल रेशियो कब, क्रूजिंग स्पीड पर। स्पार्किंग, स्पार्किंग शुड कंटिन्यू फ्रॉम फ्लैश पॉइंट टू फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ताकि वो इग्नाइट हो सके। अल्कोहल, मिथानॉल, अल्कोहल, ये सब क्या होता है कि इसका ऑक्टेन नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीटेट नंबर बहुत बेकार होता है, इसीलिए अल्कोहल इज अ वेरी गुड एसआई इंजन फ्यूल एंड इट इज नॉट a good CI fuel, it is a bad CI fuel. Okay. Therefore, in petrol, for same compression ratio, methanol is greater than the efficiency of methanol will be greater than efficiency of petrol engine. Efficiency ये होगा, but amount of methanol will be very high. ये सब हटाओ। CI इंजन कंबशन की बात करेंगे तो इसमें स्टेज में बर्न होगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, ठीक है। पहले स्टेज में की बात करते हैं तो कंबसन चेंबर का टेम्परेचर जो होता है पहले स्टेज में कम होता है, यानी कि कम मास ऑफ एयर जो है सर्कुलेट होगा, मतलब हवा इतना धीरे धीरे चलता है कि हवा और फ्यूल को फिजिकली मिलने में ही टाइम लग जाता है, यानी कि फिजिकल डिले हो गया। इसके बाद मिलते ही जलेगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा, उसको केमिकल डिले बोलेंगे। तो पेट्रोल यानी कि एसआई इंजन, उसमें सिर्फ केमिकल डिले होता है, और डीजल अगर है तो वहाँ फिजिकल प्लस केमिकल दोनों डिले होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज अगर बात करें, फर्स्ट स्टेज के लास्ट में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा कि सेल्फ इग्निशन के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड स्टेज की बात करें तो वहाँ पर मोर एयर सर्कुलेशन होता है, मतलब टेम्परेचर जो होगा सेल्फ इग्निशन ज़्यादा होगा। फ्यूल जो हमारा जो है बैच में हवा को क्रॉस करती है। हवा को क्रॉस क्यों करती है, क्योंकि हमने सीआई इंजन में पहले से ही कम एयर को कंप्रेस करके रखा हुआ है और ऊपर से हमने फ्यूल को भेजा है, ठीक है। तो फ्यूल जो है बैच में हवा को क्रॉस करती है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ये गर्म होती है। अगर सारे बैच एक एक करके जले तो नॉर्मल कंबसन होता है, लेकिन किसी बैच का एयर फ्यूल मिक्सर कम हो अगर है और नहीं जला, तो खुद नहीं जला और पीछे से अच्छा खासा एयर फ्यूल मिक्सर वाला जो बैच आ रहा था उसको भी नहीं जलने दिया। क्यों, क्योंकि अगर वो जलता तो उसको एनर्जी पहले पीछे वाले जो आ रहा था उसको भी मिलता, तो और ब्लास्ट होते रहता एक एक करके। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब केमिकल डिले होगा और सारे बम एक साथ फूटेंगे, यानी कि ऑल बैच विल बर्न एट द सेम टाइम, देयरफॉर नॉकिंग विल हैपन। नॉकिंग का मुख्य कारण यहाँ पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। तो इसी के लिए डीजल की अगर बात करें तो गाड़ी जब चलने की कोशिश ही कर रही थी उससे पहले मतलब विस्फोट हो गया। और पेट्रोल वाले में क्या है, चलती हुई गाड़ी है तब जाके विस्फोट हुआ है, कहने का मतलब ऑलरेडी यहाँ पर इग्निशन हो रहा था सीआई एसआई इंजन में, और बाद में एंड चार्ज गर्म हो गया और अपोजिट फ्लेम पर मूव किया, नॉकिंग हो गया। लेकिन इसमें क्या है, अभी इग्निशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट इग्निशन जब हो रहा था उसमें अगर अनकंट्रोल्ड कंबसन हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा। थर्ड स्टेज की बात करें तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर यहाँ पर हमारे कंट्रोल वे में एक कंबसन होते रहते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेज की बात करें तो कंबसन इज ड्यू टू द हीट ट्रांसफर आफ्टर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, दैट्स इट। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द नॉकिंग। तो देखो जो फैक्टर एसआई इंजन में अफेक्ट कर रहा था और जो फैक्टर सी आई इंजन में है, तो यहाँ वाला फैक्टर अगर
नॉकिंग को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कम करेगा, उल्टा होता है। देखो एडवांसमेंट में हमेशा बढ़ेगा, मतलब स्पार्क एडवांस करेंगे तो नॉकिंग जो है एसआई और सीआई दोनों में बढ़ेगा, इसको छोड़ के बाकी में एसआई और डीजल में उल्टा होगा, ठीक है। जैसे देखो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो नॉकिंग बढ़ेगा एसआई में, ठीक है। और इंजन स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंजन स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टर्बुलेंसी बढ़ रहा है, तो जल्दी से फ्लेम पर भाग जा रहा है, मतलब नॉकिंग कम हो गया। और लोड बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है, ठीक है। और सीआई की अगर बात करें तो कंप्रेशन बढ़ाएंगे तो अब इसमें बढ़ा था नॉकिंग, तो इसमें क्या हो गया, कम हो गया। इंजन स्पीड की बात करें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कमा था तो यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ जाएगा। इंजन लोड की बात करें तो यहाँ पे बढ़ा था नॉकिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एडवांसमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों में क्या होगा, नॉकिंग बढ़ेगा, एडवांसमेंट करेंगे तो सीआई और एसआई दोनों में बढ़ेगा। फॉर गुड ऑटोमाइजेशन इंजेक्शन प्रेशर शुड बी मोर देन द सिलेंडर प्रेशर। ये सब छोड़ो, ऑटो साइकिल की बात करते हैं। ऑटो साइकिल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। कन्वेंशनल में तो यही ज़्यादा फेवरेट है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल। तो देखो ये 1 2 3 4 पॉइंट बना हुआ है। ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा 1 - 1/r के पावर गामा -1 होगा। आर जो है क्या है, कंप्रेशन रेशियो है जो कांस्टेंट है। आर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 से भी निकाल सकते हैं, वही है। V1 क्या है, बेसिकली V1 क्या है, तो V स्वेप्ट प्लस ये वाला क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। तो वही है V1 इज बेसिकली तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो V1 डिवाइडेड बाई जब V2 करेंगे, V2 क्या है, ये तो है क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये है। और ये देखो यहाँ पर चलते हैं पहले, देखो ये देखो, ये हमने बनाया हुआ है कि देखो ये 1 से लेके 2 का जो रेशियो है, V2 बाई, मतलब ये ज़्यादा वॉल्यूम है तो V1/V2 दैट इज द कंप्रेशन रेशियो आर, ओके। और V2 जो है ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब देखो ये जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या होगा कि T2/T1 विल बी इक्वल टू V1/V2 के पावर गामा -1, ठीक है। क्योंकि हम आपको पता होगा कि TB के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो वही है T2/T1 और अगर ये भी इसमें भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दोनों सेम है, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा कि T3/T4, तो T2/T1 इक्वल टू T3/T4 इक्वल टू क्या, तो ये वाला कंप्रेशन रेशियो आर के पावर गामा -1, आर के वैल्यू क्या हो जाएगा, V1/V2 हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, 2 और 3 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे हीट ऐड हुआ है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हीट एडिशन है और ये हीट रिजेक्शन है। तो हीट एडिशन में से हीट रिजेक्शन घटाएंगे तो हमें नेट वर्क मिल जाएगा। तो पहले Q1 निकालते हैं, ये हमारा Q1 है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गया, T3 - T2 हो गया, CV क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। Q2 क्या हो गया, CV T4 - T1, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकल के आ गया 1 - Q2/Q1। और दूसरा तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका 1 - R के पावर गामा -1 भी है। और आर के पावर गामा -1 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो T2/T1 T3/T4 भी कर सकते हो, दिया हुआ है तो एग्जाम में। डीजल इंजन की बात करें तो इसका एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - R के पावर गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा टाइम रो -1 होता है, ठीक है। रो क्या है, रो हमने आपको नहीं बताया, ये होता है परसेंटेज कट ऑफ रेशियो, ठीक है। परसेंटेज कट ऑफ रेशियो होता है, इसका मतलब क्या होगा कि देखो पहले तो डीजल इंजन देखो, डीजल इंजन में क्या होता है कि 1 से लेकर 2 जो इसमें था वो सेम है। यहाँ पर क्या था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन है, यहाँ पे क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन होगा, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन बिकॉज दिस इज द पी। तो यहाँ पर क्यू एडिशन हुआ, बाकी आपका सेम है, और ये आपका यहाँ पे हीट रिजेक्शन अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही है। तो परसेंटेज कटअप मतलब कि V3 - V2 डिवाइडेड बाई V1 - V2, ये क्या है, तो V3 - V2 डिवाइडेड बाई V1 - V2, V3 - V2 डिवाइडेड बाई V1 - V2। और V3 - V2 क्या है, V2 जो है मतलब यहाँ तक का वॉल्यूम, ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो वही लिखा हमने, V क्लियरेंस लिखा है। और V1 - V2 क्या है, ये वाला है, तो ये क्या है, ये स्विफ्ट वॉल्यूम है, तो हमने वो लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ना रो का आपको ये याद रखना है कि रो इक्वल टू 1 + 1 + X%, यानी कि X/100 इंटू R-1, आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। तो रो इक्वल टू 1 + X% ऑफ R-1, रो इक्वल टू 1 + X/100 इंटू R-1, ये याद रख ले, बस काम हो जाएगा आपका। आर क्या है, V1/V2 है, वही लिखा है बार बार। रो क्या है, V3/V2 भी रो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, V3/V2, V3 अच्छा, ये परसेंटेज कटअप बोला तो हम ऐसे निकाल देंगे कि भाई अच्छा, परसेंटेज कटअप हमने ये जो है वो परसेंटेज कटअप है, यानी कि ये जो एक्स लिखा है ना वो दिया रहेगा कि 5%, 6%, 10%, वो अगर लिखा है तो वो ऐसे लिखेगा। अब रो रो क्या है, तो रो जो है आपका यहाँ से कट ऑफ रेशियो जो है
वो यहाँ से निकल के आएगा V3 डिवाइडेड बाई V2। मतलब ये भी एक तरह का रेशियो, जैसे कि ये कंप्रेशन रेशियो है V1 बाई V2, सिमिलरली इसके आगे वाला V3 बाई V2 जो है रो है, और यहाँ पे यही होता है, रो के पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा टाइम रो माइनस वन होगा, और ये जो टर्म है खुद में एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से बड़ा होता है। तो सेम इफिशियंसी के लिए ऑटो साइकिल का, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ऑटो साइकिल का ज़्यादा होगा डीजल साइकिल से। और परसेंटेज कटअप ऐसे निकाल लेंगे, परसेंटेज कटअप अगर दिया हुआ है तो रो निकल जाएगा, रो इक्वल टू वन प्लस परसेंटेज कटअप यानी एक्स अपन 100 इंटू आर माइनस वन, दैट्स इट। और टी टू इक्वल टू टी वन के पावर आर माइनस वन बाई टी टू बाई टी वन के पावर, हम टी टू कैसे निकलेगा, तो टी वन के पावर आर माइनस वन कर देंगे, निकल जाएगा। टी फोर बाई टी वन क्या है, तो टी फोर से टी वन जो होगा इसका जो रेशियो होगा उसका होगा, डेट विल बी रो के पावर गामा। तो रो क्या है, ये जो रो है इसके पावर गामा होगा, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि टी फोर और टी वन का जो रिलेशन है क्या होगा, रो के पावर गामा होगा। ये यूनिक इक्वेशन है, ये आप याद रख लीजिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रो इक्वल टू V3 बाई V2, V3 बटा V2 है, V3 बटा V2 देखो ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो PV बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे तो वहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा T3 बाई T2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T3 बाई T2 और V3 बाई V2 दोनों बराबर होता है, और उसी को रो बोलते हैं, और उसका आंसर रो है, ठीक है। तो हमें यहाँ से T2 निकला था, T1 पता था, R पता था, T2 निकल गया, अब T3 भी निकल गया क्योंकि हमें रो दिया हुआ था। अब रो दिया हुआ है तो ये पता है, तो 4 भी निकल जाएगा, यानी 1 2 3 4 चारों को चारों टेम्परेचर निकल गया, यानी कि दे दनादन न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर देंगे। भाई एडिशन क्या हो गया, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर है तो CP T3 माइनस T2 हो गया, और रिजेक्शन किस पर है, तो CB पर है, T4 माइनस T1 हो गया, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि T2 इक्वल टू T1 टाइम आर के बार गामा माइनस वन, और जो हमारा रो होता है डेट इज V3 बाई V2 या फिर T3 बाई T2 भी होता है, ठीक है। तो T2 पता है, T3 निकाल लेंगे, रो पता है तो, ठीक है। रो कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज कटअप दिया रहेगा तो 1 प्लस एक्स बाई 100 इंटू आर माइनस वन कर देंगे, ठीक है। और हमारा T3 कैसे निकलेगा, तो ये वाला यूज कर लेंगे। और T4 कैसे निकलेगा, तो T4 और T1 का एक यूनिक इक्वेशन है, डेट इज रो के पावर गामा, वहाँ से निकाल लेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, इंडिकेटेड पे ये हमने आपको पढ़ा चुका है, चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो ये ऑटो साइकिल का हो गया था, है ना। प्री इग्निशन क्या होता है, मिस फायरिंग, प्री इग्निशन वगैरह, जैसे एसआई इंजन में होता है, ये सब हमारा हो गया है। डीजल इंजन और एसआई इंजन में क्या डिफरेंस है, एसआई इंजन हम कहते ही दिमाग में लाइए कि बाइक वगैरह है ना, और डीजल इंजन कहते ही दिमाग वाले का ये कि ट्रक वगैरह, मतलब ट्रक वगैरह क्या होता है, वहाँ पे हाई टॉर्क चाहिए होगा, लो स्पीड से भी काम चल जाएगा। इसमें क्या है कि भाई लोड वगैरह कम होता है, मतलब इसमें टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होता है, स्पीड की ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, टू वे कन्वर्टर, थ्री वे कन्वर्टर आपको हम बता चुके हैं। थर्मोसाइफन में क्या, थर्मो मतलब हो गया हीट, साइफर मतलब अपने आप, यानी कि हीट के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण वाटर का सर्कुलेशन हो, उसको बोलते हैं थर्मोसाइफन कूलिंग, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट, जैसे कि कार्नोट साइकिल में मैक्सिमम वर्क की अगर बात करें तो क्या होता है, MCP, ये कार्नोट साइकिल है, तो MCP और टी हायर माइनस टी लोअर इंटू ln V2/V1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कार्नोट साइकिल का मैक्सिमम वर्क होता है। ये दिया हुआ है कि आइडलिंग कंडीशन पे आपका जो कंप्रेसर रेशियो होगा 12 से लेकर 12.5 होगा, क्रूजिंग पे 16 से लेकर 16.5 होगा, मैक्सिमम के लिए 12 से 13 होगा, ये सब होगा, ये सब बताइए। सीटेड नंबर जो है 60 माइनस ऑक्टेट नंबर बाई 2 होता है, ठीक है। ये सब भी जरूरत नहीं है। फ्यूल सेंसिटिविटी वगैरह भी जरूरत नहीं है, ये सब भी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये सब पूछा जाएगा किसमें, ESC के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं ऑक्टेन और सीटेन फ्यूल की बात करते हैं। ऑक्टेन जो फ्यूल है उसमें नॉकिंग टेंडेंसी कैसे मालूम करेंगे, तो उसमें अगर आइसो ऑक्टेन जो होता है जीरो नॉक होता है। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, जो कि सैचुरेटेड एरोमेटिक होता है ठीक है। और दूसरा होता है एन हेप्टेन जो होता है 100% नॉकिंग होता है, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन का जो फ्यूल होगा वो किस किस से बना होगा, तो आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन बोला मतलब 8, इसलिए C8, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो C8H18 हो गया। और दूसरा होता है एन हेप्टेन जो कि 100% नॉकिंग होता है। सीटेन में जो दो फ्यूल है उसका नाम है एन सीटेन, सी से सीटेन, यहाँ पे सीटेन, एन सीटेन, सीटेन, ठीक है। सीटेन में क्या होगा कि 16 वाला टर्म आएगा, तो 16 16 दूनी 32 प्लस 2 34, ठीक है। इसका नॉकिंग जीरो होगा एन सीटेन का। एन सीटेन को दूसरा नाम है हेक्सा डिकेन, एरोमेटिक होता है, नॉक क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा जो फ्यूल है वो है अल्फा मिथाइल नेप्थालीन, जो कि रिडली नॉक करता है, ठीक है। देखो ऑक्सी एयर जो है ना, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। मास से अगर हम बात करें कि बाई मास कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का, तो वो 23% बाई मास है, और बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन ओनली 21% है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसका ज़्यादा वेट है, ऐसे समझ रखो। बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन कम है 21 है, लेकिन बाई मास जो है वजन में ज़्यादा है 23% है। बाकी 100 में से कटा देंगे तो रिमेनिंग नाइट्रोजन का परसेंट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। ये जो है हमने आईसी इंजन का देखा है, आईसी इंजन का हमने पढ़ा है। आईसी इंजन में ना एक और हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं हीट बैलेंस प्रॉब्लम आईसी इंजन के लिए। तो हीट बैलेंस प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग से लेक्चर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। चलो इसी में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका अलग से बनाएंगे, दैट्स इट।